हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम एक 12th क्लास में एनसीईआरटी में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमंस वेलफेयर। इसका बोर्ड के साथ साथ नीट में भी काफ़ी ज़्यादा ये नीट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके हम वेटेज की बात करें तो लगभग वेटेज में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 8 से 10 नंबर, 8 से 12 नंबर, 8 से 12 नंबर। चलिए हम बात करते हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है या कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स के अतिरिक्त पृथ्वी पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स का मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस किंगडम के अंतर्गत हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा था। तो हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, जिसको ये 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको दिया था किसने, RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1969 में। अच्छा, इनमें से जो मेन है उनमें से किसमें केवल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते थे, वो कौन कौन से थे? मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो माइक्रोब्स प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, हमारी बॉडी के अंदर तथा अन्य एनिमल्स तथा प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार की लाइफ संभव नहीं, जैसे कि गीजर्स के अंदर, गहराई तक मतलब थर्मल वेंट्स जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना हाई होता है, सॉइल में गहराई तक कई मीटर्स तक थिक स्नो की लेयर के नीचे तथा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट जैसे प्लेसेस पर भी देखने को माइक्रोब्स मिलते हैं। माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स, वायरस, विरोइड्स और प्रियॉन्स। अच्छा, वायरस और विरोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में पढ़ा था। और प्रियॉन्स प्रोटीन्स युक्त इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जैसा कि हमने फिगर में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सारी फिगर दिए हुए हैं। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है, ये एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, परंतु इससे आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से माइक्रोब्स मनुष्य के लिए क्या है, बहुत यूजफुल होते हैं। अब माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अच्छा घरों में हम किस प्रकार से यूज होते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माइक्रोब्स या उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट का उपयोग यानी प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल्स मिल्क का कर्ड में बदलना। अब ये दूध से दही का बनना अब से नहीं स्टार्ट है, ये काफ़ी सदियों से चली आ रही है प्रोसेस। यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसिस्टर थे, उनको भी माइक्रोब्स के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी थी। माइक्रोब जैसे कि लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी इसको हम शॉर्टकट में LAB यानी लैब भी कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं तथा उससे क्या बनाते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट और पार्सली डाइजेस्ट कर देते हैं। कर्ड की थोड़ी मात्रा इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में फ्रेश मिल्क में मिलाई जाती है, जिसमें लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो सुइटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। या विटामिन B12 को इंक्रीज कर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। अच्छा, हमारे स्टमक में भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि डो, जिसे हम इडली डो मतलब गुथा हुआ आटा, इडली और डोसा जैसे कि फूड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। आटे का पफी अपीयरेंस, पफी मतलब जो फूला हुआ, पफी अपीयरेंस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के प्रोडक्शंस के कारण होता है। जैसे कि ब्रेड वगैरह हम लाते हैं तो उसमें देखा है कई सारे छोटे छोटे जैसे लग रहा है कि पोर्स होते हैं, वो सब के सब किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण। क्या आप बता सकते हैं कि किस मेटाबॉलिक पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है? अच्छा, तो आप क्या सोचते हो कि फर्मेंटेशंस के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? ठीक इसी प्रकार ब्रेड बनाने वाले डो का फर्मेंटेशन बेकर ईस्ट सैनी सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स द्वारा
किया जाता है। साउथर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी है, जिसे पाम सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन तथा बम्बो सूट्स आदि के फर्मेंटेशंस में किया जाता है। चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज करते हैं। फिर चीज़ की विभिन्न वैरायटीज अपने टेक्सचर्स, फ्लेवर्स और टेस्ट जैसे कि कैरेक्टर से पहचानी जाती है। इनमें से विशेषताएं इसमें यूज्ड माइक्रोब्स से आती हैं। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल जैसे दिया है इसमें, स्विस चीज़ में पाए जाने वाले लार्ज होल्स यानी प्रोपेनियोबैक्टीरियम सार्मनी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। फिर बात करें हम रॉक फॉर्टाई चीज़। अच्छा, रॉक फॉर्टाई चीज़ को स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ द्वारा राइपेंड अच्छा राइपेंड किया जाता है, जो उन्हें पार्टिकुलर फ्लेवर देता है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यानी या फिर पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, हम छोटे पैमाने पे तो हमने देख लिया। फिर अगर हमें बड़े पैमाने पे देखना होगा तो हम इसको इंडस्ट्री में किस प्रकार से यूज करेंगे। अच्छा, यूज करेंगे और इससे किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस में किया जाता है जो ह्यूमंस बींग्स के लिए वैल्यूएबल है। अच्छा, ब्यूरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शंस के लिए बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्मेंटर्स कहते हैं। जैसे कि फर्मेंटर्स का इसमें फिगर दिया हो। अब फर्मेंटेड ब्यूरेजेस कौन कौन से होती हैं? अच्छा, प्राचीन काल से ही माइक्रो सामान्यता से ईस्ट का प्रयोग वाइन, जिसे उसमें दिखाया गया है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या फिर रम जैसे बेवरेजेस यानी बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, पीने योग्य, के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पज के लिए सेम ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवासी जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है का उपयोग किया जाता है, तथा इसे हम कॉमनली सामान्यतः बीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर इथेनॉल के प्रोडक्शंस के लिए इनका प्रयोग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशंस में किया जाता है। फिर अच्छा, हम आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे इसमें डायग्राम में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, हार्वर्ड फ्लोरी के बारे में, कि इन्होंने किस प्रकार से एंटीबायोटिक के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। हालांकि इसमें से जो मेन थे वो थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आइंस्टाइन और हार्वर्ड फ्लोरी ये थे। इन्होंने इसका यूज किस प्रकार से करेंगे यानी इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से। अच्छा, क्या आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस याद है जिसमें ईस्ट द्वारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है? डिफरेंट टाइप्स की एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हम प्राप्त करते हैं वह फर्मेंटेशंस में यूज रॉ मटेरियल्स के टाइप तथा प्रोसेसिंग विद या डिस्टिलेशन से विदाउट डिस्टिलेशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रॉथ के डिस्टिलेशन पर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये लाइन है, ये काफ़ी लाइंस इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से 2000 इससे हालांकि इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2026 में भी मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइन और बियर डिस्टिल्ड है या फिर अनडिस्टिल्ड। तो वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है यानी अनडिस्टिल्ड, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम फर्मेंटेड ब्रॉथ के डिस्टिलेशन द्वारा। अब विस्की, ब्रांडी, रम कैसे हैं? ये डिस्टिलेशन द्वारा, फर्मेंटेड डिस्टिलेशन के द्वारा। और वहीं वाइन और बियर अनडिस्टिलाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस्ड की जाते हैं। फिर फर्मेंटेशंस प्लांट। अच्छा, इसमें फिगर दिखाया गया है फर्मेंटेशन का, यानी फर्मेंटेशंस प्लांट उसमें अच्छे से हाईलाइट है। अब उसमें दिया भी है अच्छा सा डायग्राम, छोटा सा में डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है जो डिस्टिलेशंस और विदाउट डिस्टिलेशंस के द्वारा बनाई जाती हैं।
अब डिस्टिलेशंस और विदाउट डिस्टिलेशन। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करते हैं तो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक्स को 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज तथा यानी डिस्कवरी तथा मानव समाज के कल्याण के लिए एक महान उपलब्धि माना जाता है। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, अगेंस्ट, तथा बायो का अर्थ है लाइफ यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह प्रो लाइफ है, ना कि अगेंस्ट लाइफ है। एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सब्सटेंस है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है तथा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड रिटार्ड मतलब धीमा कर देते हैं। अब कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम पेनिसिलिन से सभी लोग पेनिसिलिन के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन था, जो एक चांस डिस्कवरी थी। हालांकि चांस डिस्कवरी ही थी। जिसको किसने किया था डिस्कवरी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवाश्ड प्लेट पर मोल्ड मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि यह मोल्ड द्वारा प्रोड्यूस्ड केमिकल्स के कारण हो रहा है तथा मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन रखा गया था। अच्छा, यद्यपि इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के रूप में इसके फुल पोटेंशियल को अर्नेस्ट चेन डायग्राम में दिखाया गया, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोडी नामक वैज्ञानिक ने इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का व्यापक यूज किया गया था। इस खोज के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, पेनिसिलिन के बाद दूसरे माइक्रोब से और भी एंटीबायोटिक्स को प्योरीफाई किया गया। एंटीबायोटिक्स ने डेडली डिजीज जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, डिप्थीरिया, गला घोटू और लेप्रेसी लेप्रेसी में कुष्ठ रोग को ट्रीट करने की हमारी क्षमता का बड़े स्तर पर इम्प्रूव किया था। इन डिजीज से विश्व में लाखों लोग मरते थे। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, पहले क्या था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में अगर देखा जाए तो उसमें कई सारे लोगों के पैर काटने पड़े थे, हाथ काटने पड़े थे। उसके बाद जब से एंटीबायोटिक्स आई, एंटीबायोटिक्स से लोगों की कई सारे लोगों की जिंदगियां को बचाया गया, उनके यानी पैर हाथ को कटने से बचाया गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर केमिकल्स, एंजाइम्स और अन्य बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। कुछ विशेष प्रकार के केमिकल जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और एंजाइम्स के कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल सिट्रिक एसिड को स्पर्जिलस नाइगर जो कि एक फंगस है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहीं एसिटिक एसिड को एस्टोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरियम से। फिर वहीं पर बात करें ब्यूटारिक एसिड को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो कि एक बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो कि एक बैक्टीरिया है उससे हम प्राप्त करते हैं। इथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस का यूज करते हैं। माइक्रोब्स का यूज एंजाइम के प्रोडक्शन में भी करते हैं। लाइपेज का यूज डिटर्जेंट बनाने में और लॉन्ड्री में कपड़ों से ऑयली स्टेन हटाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में खरीद कर जो हम जूस लेके आते हैं, फ्रूट जूस लेके आते हैं, उसकी बोतल्स लाते हैं तथा उसका जूस घर में बने जूस की तुलना में अधिक क्लियर दिखाई देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज का प्रयोग हम करते हैं उसको साफ करने के लिए। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस द्वारा स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई कर मायोकार्डियल इन्फाक्शंस यानी लीडिंग टू हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कि ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट जम जाते हैं उनको रिमूव करने में इसका यूज होता है। जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉट बस्टर की तरह इसका हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्टेप्टोकाइनेज का। किससे मिलता है? कोकस नाम के बैक्टीरियम से। एक अन्य बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। इसका यूज पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं। स्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से प्राप्त प्रोड्यूस्ड करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल
कि सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को कॉम्पिटिवली इनहिबिट करता है, रोकता है। इस ये जो इतना टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इससे लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर बात करें हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। हम जानते हैं कि प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इस म्यूनिसिपल्स वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर की इतनी अधिक मात्रा को प्रत्येक दिन कहाँ डिस्पोज करते हैं। इसे नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। आप इसका कारण समझ सकते हैं। डिस्पोजल्स के पहले सीवेज की गंदगी को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है। और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में नेचुरली उपस्थित हेट्रोफ हेट्रोफिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। यह ट्रीटमेंट की दो स्टेज की जाती हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के इस स्टेज में बेसिकली सीवेज से फिजिकली बड़े छोटे पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है। इन्हें कई स्टेजेस में अलग किया जाता है। शुरुआत में फ्लोटिंग डिब्रीज में सीक्वेंसुअल फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव करते हैं। इसके बाद ग्रिड यानी सॉयल और छोटे पेबल्स को सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव करते हैं। सभी सॉलिड जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ऊपर सुपर नेटेड यानी जो तैरते रहते हैं इफ्लुएंट बचता है। प्राइमरी सेटिंग टैंक्स में इफ्लुएंट्स को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरिसन्स टैंक से पास कराते हैं, जहां उसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। ये यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की विग्रस ग्रोथ को अलाउ करता है। बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब जालानुमा संरचना बनाते हैं, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। ग्रोथ के समय ये बैक्टीरिया इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ये इफ्लुएंट में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की उस अमाउंट को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। हालांकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो क्या करते हैं, हमारी नदियों में दूध को डालते हैं। उनको लगता है कि ये अच्छी मतलब हमारी नदियाँ इससे पवित्र होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब नदियाँ जैसे दूध हम डालेंगे तो दूध क्या होंगे, बैक्टीरिया पनपने के लिए उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। बैक्टीरिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए बैक्टीरिया उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जिसमें और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछली वगैरह हैं तो वो उनकी डेथ होने लगेगी। तो ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। फिर सीवेज सीवेज वाटर का तब तक ट्रीटमेंट कराते हैं जब तक बीओडी काफ़ी कम ना हो जाए। अच्छा, बीओडी टेस्ट वाटर के एक सैंपल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक के रेट को दर्शाता है। इनडायरेक्टिव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जल उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। वेस्ट वाटर में बीओडी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी पॉल्यूटिंग क्षमता होगी। जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं, जहां बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज के कुछ पार्ट को वापस एडिशन टैंक्स में डाल देते हैं जो इनोकुलम्स की तरह
कार्य करते हैं। स्लज का बचा हुआ पार्ट एक बड़े टैंक में डाल देते हैं जिसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो कर स्लज में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के समय बैक्टीरिया गैसेस का मिक्सचर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गैसेस बायोगैसेस बनाती हैं और इनफ्लामेबल्स होने के कारण इसे एनर्जी के सोर्स की तरह भी यूज करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के इन्फ्लुएंस को जनरली नेचुरली वाटर बॉडी जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में रियलाइज कर देते हैं। ऐसे प्लांट का एरियल से फिगर दिया है, इसमें स्पष्ट दिखाया गया है, हालांकि हमने एनसीईआरटी का डायग्राम भी ले रखा है। अच्छा, आप अप्रिशिएट करेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोब्स प्रतिदिन विश्व भर में लाखों करोड़ों गैलन वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सदियों से संसार के लगभग सभी भागों में इन मैथडोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब तक सीवेज के माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के सामने कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी रह नहीं पाई है। अच्छा, आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में सीवेज का अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि इतनी अधिक मात्रा में ट्रीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल्स नहीं है। इसलिए अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली रिवर्स में क्या किए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पॉल्यूशंस यानी वाटर बॉर्न डिजीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। देश की मेजर रिवर्स में पॉल्यूशंस के से बचने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन और यमुना एक्शंस का शुरुआत की है। इस प्लान के तहत ये प्रस्ताव किया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अधिक संख्या में बनाए जाएं ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही रिवर्स में डाला जाए। अच्छा, तुम्हारे लिए किसी नज़दीक जैसे कई सारे लोग होते हैं आसपास जैसे है, तो आप जाके वहाँ पर विजुअली विजिट कर सकते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अच्छा, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस। बायोगैसेस माइक्रोब्स की एक्टिविटी तथा प्रोड्यूस्ड गैसेस का मिक्सचर्स है, जिसमें क्या मेनली मीथेन होती है जिसे हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। अच्छा, आपने सीखा है कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म्स के समय माइक्रोब्स अलग अलग प्रकार के गैसेस एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होती है वह माइक्रोब से और उसके द्वारा यूटिलाइज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करती हैं। उपयुक्त उदाहरण की बात करें अगर हम, तो के फर्मेंटेशन, चीज़ मेकिंग और ब्यूरेजेस के प्रोडक्शन में मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में सेलुलोजिक मटेरियल पर आयन एरोबिकली ग्रो करते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तथा सामूहिक रूप से इन बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं तथा एक ऐसा कॉमन बैक्टीरियम जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें अच्छे से दिखाया भी गया है। अच्छा, फिर इसमें दिया गया है एक टिपिकल बायोगैस प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये बैक्टीरिया सामान्यतः एनारोबिकली स्लज में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कैटल्स के रूमेंस यानी स्टमक का एक पार्ट में भी पाए जाते हैं। कैटल के फूड में बहुत सा सेलुलोजिक मटेरियल होता है जो कि रूमेन में भी पाया जाता है। रूमेन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं और कैटल्स के न्यूट्रिशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, क्या आप सोचते हैं कि हमारे फूड में उपस्थित सेलुलोज को हम लोग भी पचाने योग्य हैं? कैटल के एक्सेटा यानी डंग, जिसे कॉमनली गोबर कहते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डंग का उपयोग बायोगैस को जनरेट करने में भी किया जाता है। बायोगैस प्लांट में एक कंसनट्रेट यानी कंक्रीट का टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट कर उसमें डंग की स्लरी भरी जाती है। स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया जाता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण टैंक में प्रोड्यूस्ड गैस के कारण ऊपर उठता जाता है। बायोगैस प्लांट से एक आउटलेट निकलता है जो एक पाइप द्वारा जुड़ा होता है जिससे बायोगैस आसपास के घरों में सप्लाई की जाती है। फिर उपयोग की गई स्लरी को दूसरे आउटलेट द्वारा बाहर निकाल देते हैं तथा फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करता है। अच्छा, स्लरी का मतलब ये होता है गोबर एक हम बड़े से टैंक में डाल देते हैं और उसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं और वो घुल जाती है, उसको हम स्लरी बोल देते हैं। लाइक एज जैसे घुला हुआ सत्तू। गोबर रूरल एरियाज में बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है जहाँ कैटल्स को विभिन्न उद्देश्यों से पाला जाता है, इसलिए रूरल एरियाज में बायोगैस
प्लांट अधिक मात्रा में बना। अच्छा, गाँव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कैटल्स का पालते हैं दूध के पर्पज से, तो वहाँ पर गोबर जाहिर सी बात मिलना स्वाभाविक है। अच्छा, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का विकास इंडिया में मुख्यतः मेनली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। यदि आपका विद्यालय अच्छा किसी आसपास अगर है बायोगैस प्लांट है, तो वहाँ पर जाके आप विजुअली विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इससे समझने में क्या होती है, आसानी होती है। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में अगर हम देखते हैं, तो प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज भी ही बायो कंट्रोल है। मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम्स को केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बढ़ते हुए प्रयोगों की मदद से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ये केमिकल ह्यूमंस बीइंग और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक, अत्यधिक हार्मफुल होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट जैसे कि सॉयल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट्स को प्रदूषित करते हैं। वेट्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स के प्रयोग से भी हमारी सॉयल प्रदूषित हो रही है। फिर बात करें यहीं पर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के बारे में। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है जो कि केमिकल्स के उपयोग की जगह नेचुरल प्रिडेशंस पर निर्भर रहता है। ऑर्गेनिक फार्मर्स का ऐसा विश्वास है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को बढ़ावा देती है। लैंडस्केप में जितनी अधिक वैरायटी होगी, उतनी ज़्यादा वो सस्टेनेबल यानी स्थायी होगी। अतः ऑर्गेनिक फार्मर्स एक सिस्टम्स को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें इंसेक्ट जैसे उन्हें पेस्ट भी कहते हैं, इरेडिकेट होने के अतिरिक्त मैनेजेबल लेवल्स पर एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स के भीतर चेक होते हैं और जांच के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, पारंपरिक कृषि के तरीकों के विपरीत जो अक्सर केमिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं, यूजफुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म को समाप्त कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें सब जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं हमारी फसलों के लिए, उनका भी काम खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो फ्लोरा और फौना का फॉर्मेशन निर्माण करने वाले अनगिनत प्राणियों को इंट्रैक्शंस के जाल की समझ को डेवलप करता है। ऑर्गेनिक फार्मर्स एक मत है कि ऐसे जीवों का विनाश जिन्हें अक्सर पेस्ट माना जाता है, वो पॉसिबल ना होने के साथ साथ अनडिजायरेबल्स भी होते हैं। ऐसे जीवों के अभाव में लाभदायक प्रीडेटर्स और पैरासिटिक इंसेक्टिसाइड जो इन पर फूड या होस्ट के लिए डिपेंड्स हैं, जीवित रहने में असक्षम हो जाएंगे। अतः बायो कंट्रोल उपायों के उपयोगों से हमारी टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल फार्मिंग की अप्रोच का इम्पोर्टेंट पार्ट फील्ड में रहने वाली विभिन्न लाइफ फॉर्म्स, प्रेडेटर्स के साथ साथ पेस्ट अतः उनकी लाइफ साइकिल्स, खाने के तरीके और हैबिटाट जिसमें रहना वो पसंद करते हैं, से परिचित होना है। ये सब बायो कंट्रोल के लिए उचित उपाय विकसित करने में हेल्प करेंगे। जाना पहचाना बेटल्स जिन पर रेड और ब्लैक मार्किंग पाई जाती है, हालांकि ये पहले बहुत थे, जिनको हम लेडी बर्ड्स के नाम से जानते हैं, तथा ड्रैगन फ्लाइज और उड़ते रहते हैं, क्रमशः एफिड्स तथा मॉस्किटो से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभदायक होते हैं। अगर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जांपल अगर की बात करें, तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का प्रयोग करते हैं। अक्सर बीटी की तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं। ये सैकेट्स में ड्राइड स्पोर्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं, जिसको जल में मिलाकर वल्नरेबल प्लांट जैसे ब्रेसिका और ब्रेस ब्रेसिकास और फ्रूट ट्रेस पर छिड़कते हैं, जहां इंसेक्ट लार्वी द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। लार्वी के गट में टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। बैक्टीरियल डिजीज कैटरपिलर्स को मार देती हैं, पर दूसरे अन्य इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लगभग पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड के डेवलपमेंट से वैज्ञानिकों ने बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन्स जीन को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करा दिया है। ऐसे प्लांट्स इंसेक्ट पेस्ट के हमले के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। बीटी कॉटन ऐसा ही एक एग्जांपल्स है, जैसे जिसे हमारे देश के कई राज्यों में उत्पन्न किया गया।
फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस यानी ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट्स डिजीज के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक फ्री लिविंग फंजाई है जो सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। यह प्लांट के कई पैथोजेंस के विरुद्ध प्रभावशाली बायोकंट्रोल एजेंट है। बैकुलो वायरस ऐसे पैथोजन है जो इंसेक्ट और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश बैकुलो वायरस में बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। वो जीनस एंड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस यानी एनपीवी के अंतर्गत आते हैं। ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, यहाँ तक नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्पेशली डिजायरेबल्स तब हैं जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम का प्रोग्राम की सहायता के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट का संरक्षण किया जाए या इकोलॉजिकली नाजुक क्षेत्र का उपचार हो। अच्छा, फिर बात करेंगे फिर माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरफ पर इसको हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन चिंता का एक प्रमुख कारण है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है जो कि पॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे हमें रियलाइज होने लगा है कि केमिकल फर्टिलाइज हैं जो ओवर जिनका हम अगर ओवर यूज करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स हैं। जैसे कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट पर नोड्यूल्स के बारे में हम पहले से भी जानते हैं, जिनका निर्माण राइजोबियम्स के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में फिक्स करते हैं जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स की तरह प्रयोग करते हैं। अन्य बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर सॉइल्स में फ्री लिविंग रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस के कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोट सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। ऐसे एसोसिएशन वाले प्लांट्स कई अन्य लाभ जैसे कि रूट बॉन्ड, पैथोजेंस के प्रति रेजिस्टेंस, सैलिनिटी और ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि एसोसिएशन के फंजाई और अच्छा साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसमें से कई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि। अच्छा, पैडी फील्ड्स में देखते हैं साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका बायो फर्टिलाइजर्स की तरह निभाते हैं। ब्लू ग्रोन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी बायोफर्ट यानी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। आज हमारे देश में बहुत से बायो फर्टिलाइजर्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल्स हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट की भरपाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड्स को कम करने के लिए फार्मर्स इनको फील्ड में लगातार यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हाँ, अच्छा लगने का क्या मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर नीट के बिहाफ पर देखा जाए तो। और इससे कई सारे लगभग हमने बताया कि पहले ही बता रखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं नीट में। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 8 से 12 नंबर। 8 से 12 नंबर नीट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। कई हज़ार रैंक, कई लाखों में रैंक इधर से उधर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल कंप्लीट ये लेक्चर कंप्लीट देखा करें। और इसमें से जितना मैटर है लगभग हमने सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी से लिया है। सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बुक है। आप लोग अगर जो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले हैं उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप लोग आई होप इस बुक को प्रीफर करेंगे। और अच्छी बुक है जो दिलीप गंगवार सर के द्वारा लिखी हुई है। तो थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।